चलो आ जाओ AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। सबसे पहले पढ़े थे डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या आया था, सबसे पहले क्या क्या था देखो, फिनिश गुड्स मतलब फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। दूसरा था काम अभी चालू है, मतलब क्या, वर्क इन प्रोग्रेस, इन प्रोडक्शन प्रोसेस। और तीसरा क्या था, फॉर कंजम्पशन इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स या सेल ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग मेंटेनेंस सप्लाई एंड कंज्यूमेबल। क्या नहीं आएगा, स्पेयर्स, सर्विसिंग इक्विपमेंट, स्टैंड बाय इक्विपमेंट आएगा क्या बच्चों, नहीं। कोई चीज AS10 में कवर्ड है। AS10 क्या था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर कोई चीज AS10 में आएगी तो वो AS2 में आएगी क्या, नहीं। कोई चीज AS10 में नहीं आ रही है तो फिर कहाँ आएगा, AS2 में। बोलो क्लियर है क्या, यस। उसके बाद पढ़े थे कुछ एक्सक्लूजन। सबसे पहले दो थे WIP। एक था WIP इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कहाँ कवर होगा, AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। AS2 में आएगा क्या, नहीं आएगा। बोलो बराबर है क्या। लेकिन एक बात बताओ, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में रॉ मटेरियल है, सीमेंट, ब्रिक्स, वो चीजें आएगी क्या, यस, क्योंकि वो AS7 में कवर्ड नहीं है। उसके बाद था WIP इन केस ऑफ सर्विस। सर्विस के केस में वर्क इन प्रोग्रेस है। देखो सर्विस का वर्क इन प्रोग्रेस वहां कहीं भी कवर्ड नहीं है, और यहाँ भी अपन ने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि उसको अपन वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री का पार्ट मानेंगे क्या, नहीं। मैंने बताया था इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन AS9 में तुमको मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड था शेयर्स, डिबेंचर या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड। इसको AS13 से भी निकाल दिया। AS13 कौन सा था, इन्वेस्टमेंट से भी निकाल दिया, और AS2 पे भी निकाल दिया। इसके ऊपर लगा स्पेशल रूल। स्पेशल रूल क्या बोलता, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। क्या रूल लगेगा, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। बोलो बराबर है। फोर्थ पॉइंट, अब देखो ध्यान देना, फोर्थ पॉइंट क्या था, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस या फिर लाइव स्टॉक, ठीक है। तीनों भी सिनारियो में किसके ऊपर, प्रोड्यूसर है, अगर कोई प्रोड्यूसर है तो उसके ऊपर कॉस्ट और NRV वाला रूल लगाएंगे क्या, नहीं। डायरेक्टली क्या लगा देंगे, NRV, क्योंकि मैंने बताया इसमें कॉस्ट नेग्लिजिबल रहेगा। मतलब बराबर है क्या, कॉस्ट नेग्लिजिबल रहेगा, इसलिए डायरेक्टली कौन सा वाला रूल लगेगा, NRV वाला रूल लगेगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद की इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक के साथ कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट। ओपनिंग स्टॉक के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट ज्यादा, क्लोजिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा तो प्रॉफिट कम, ओपनिंग स्टॉक कम तो प्रॉफिट ज्यादा। बोलो क्लियर, ठीक है। उसके बाद में अब देखो ध्यान देना, जनरल रूल क्या है इन्वेंट्री का, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। लेकिन कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर ये सिर्फ दो ही जगह पे लगेगा, एक तो WIP और फिनिश गुड्स। WIP और फिनिश गुड्स में क्या रूल लगेगा, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। स्पेशल सिनारियो किसके लिए बने, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में क्या बोला गया, देखो ध्यान देना, जब तक फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबाउ कॉस्ट देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। यानी जब तक फिनिश गुड्स प्रॉफिट में बिक रहे हैं या फिनिश गुड्स पे लॉस नहीं है तो रॉ मटेरियल को छेड़ूंगा क्या, नहीं। बट whenever finished goods are sold below cost then raw material will valued at replacement cost। ये मॉड्यूल के हिसाब से वर्डिंग है। इसके अलावा मैंने हाइपोथेटिकल सिनेरियो बताया, इफ कॉस्ट इज मोर देन रिप्लेसमेंट कॉस्ट तो क्या किस पे, इस रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज मोर देन कॉस्ट तो फिर किस पे वैल्यू करूंगा, कॉस्ट पे। बोलो बच्चों क्लियर है क्या, यस। देखो जेनरिक रूल क्या है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, वो किसके लिए, WIP और फिनिश गुड्स। बोलो बराबर है क्या, यस। कॉस्ट और NRV विच एवर इज WIP फिनिश गुड्स के लिए हो गया। तो रॉ मटेरियल के लिए क्या था, रॉ मटेरियल के लिए मेरे को देखना पड़ेगा फिनिश गुड्स कितने पे बेच रहे। इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और, बच्चों साथ में बोलो, फिनिश गुड्स आर सोल्ड at or above cost, raw material will be valued at cost. If finished goods are sold below cost, then raw material will be valued at replacement cost. बोलो कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं, पक्का। उसके बाद WIP निकालना सीखे थे अपन ने, सॉरी NRV निकालना सीखे थे। क्या निकालना सीखे थे, NRV। NRV मतलब क्या, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। बच्चों देखो ध्यान देना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे,
तो ध्यान देना, सबसे पहले क्या ले लो, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, एस्टिमेटेड सेलिंग एक्सपेंस। तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, एनआरवी फॉर फिनिश गुड्स। अगर बच्चों एनआरवी फॉर डब्ल्यूआईपी चाहिए तो इसके लिए एक और चीज माइनस करनी पड़ेगी। क्या माइनस करनी पड़ेगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अच्छा बताओ, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन टोटल कॉस्ट में से ऐड होगा या एनआरवी में से लेस, एनआरवी में से लेस। याद रखना बच्चे एग्जाम में गलती करके आते हैं, बच्चे टोटल कॉस्ट में ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट में ऐड होगा क्या, नहीं, किस में से लेस होगा, एनआरवी में से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एनआरवी फॉर, बताओ एनआरवी फॉर डब्ल्यूआईपी। अच्छा एक बात बताओ, एनआरवी कब कब चेक करूंगा, एक बार चेक कर दिया खत्म या हर बार, एट ईच बैलेंस शीट डेट। अच्छा एनआरवी सबका एक साथ मिला के लो या आइटम बाय आइटम बेसिस, आइटम बाय आइटम बेसिस मेरे को चेक करना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या, यस। एक क्वेश्चन है, अच्छा कल एक क्वेश्चन करे थे, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन है। तुम लोग यहाँ पे मेरे को एनआरवी निकाल के बताओ। चलो क्वेश्चन नंबर 10 फास्ट, खुद पढ़ो खुद एनआरवी निकालो। अरे थोड़ा इधर इधर हो जाओ का, थोड़ा बैग ऐसा रख दे, वो बेचारी गिर जाएंगी उधर का उधर, थोड़ा थोड़ा, हाँ। इंटर में पहले ही एक ऐसी बैच थी, यहाँ पे कोने में जो बैठा हुआ था उसके से ढकल देते थे, तो नहीं होना बेचारी घर। तुमने तो करना चाहिए डेफिनेटली, तो हम पुश कर, युवराज की ताकत बहुत है। तूने ही तो कल आके बोला था। अक्का कितना आया, आ गया, कैलकुलेटर है ना, कसर है स्वप्निल, अभी कैलकुलेटर ढूंढ रहा। हाँ लास्ट बेंच वाले बोलो, चलो जल्दी, कितना आया, कितना आया, 410 आया क्या, आया, सबका आया, आगे वाले पीछे वाले मिडल वाले सबका आया। देखो कैसे, a business firm find that cost of partly finished goods was 530। कितना है कॉस्ट, पार्टली फिनिश मतलब क्या रहेगा ये, WIP। द यूनिट कैन बी फिनिश्ड बाय एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ 310 रुपए। और कितना खर्चा, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना आ जाएगा, 310। द फिनिश्ड गुड्स कैन बी सोल्ड फॉर 750 सब्जेक्ट टू द 4% ब्रोकरेज ऑन सेलिंग प्राइस। 4% ब्रोकरेज ये क्या होता है, सेलिंग एक्सपेंस। अब देखो बच्चों 750 था, इसमें से 4%, 750 का 4% कितना आ जाएगा, 30, तो कितना बचेगा, 720। अच्छा अब ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन था 310, 720 में से माइनस करूंगा या टोटल कॉस्ट में ऐड करूं, 720 में से माइनस, तो 720 माइनस 310, 410। तो मेरी WIP कितनी आ गई, 410। अच्छा इन्वेंट्री वैल्यूएशन किस पे करते, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। यहाँ पे कॉस्ट कितनी है 530, NRV कितनी है 410, वैल्यूएशन किस पे करूंगा 410, क्योंकि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, यानी वैल्यूएशन किस पे करूंगा 410 रुपए पे। बोलो बच्चों करेक्ट है क्या, यस। यहाँ पे भी देखोगे इनका आंसर भी 410 आया क्या, पक्का, समझा, काफी इजी है, आगे बढ़ू, ठीक है, समझा ना, लिख के करने की जरूरत है क्या, नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के करेंगे ये वाला। मिस्टर मेहुल 2 मिनट तुमको दे रहा, पहले तुम लोग पढ़ो।
क्वेश्चन पढ़े क्या, खाली क्वेश्चन पढ़ने बोला? कुछ समझ में आया क्या? यहाँ पे तीनों चीज को वैल्यूएशन करना है। क्या क्या वैल्यू करना है? रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, सब वैल्यूएशन करना है, सबकी वैल्यूएशन चेक करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान देना। मिस्टर मेहुल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइटम्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31 मार्च 20x1। यानी मेरे को यहाँ पे इन्वेंट्री की डिटेल्स दी हुई है। हिज फैक्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट X यूजिंग रॉ मटेरियल A। रॉ मटेरियल A को यूज करके क्या बना रहे हैं अपन? प्रोडक्ट X बना रहे हैं। अब वन बाय वन तीनों चीज की डिटेल गिवन है। सबसे पहले क्या गिवन है? 600 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल कितने पे परचेज किया? 120। यानी इसकी कॉस्ट कितनी है? 120 रुपए कॉस्ट है क्या बच्चों? यस, 120 पे परचेज किया मतलब कॉस्ट कितनी हो गई? 120। अच्छा, यहाँ पे आगे क्या गिवन है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल A एज ऑन 31 मार्च 20x1 इज ₹90 पर यूनिट। बच्चों रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी गिवन है और कॉस्ट भी है, क्या लू? तो यहाँ पे आंसर रहेगा, पहले क्या चेक करेंगे? फिनिश गुड्स। इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड एट और अबव कॉस्ट तो फिर क्या ले लेना? कॉस्ट। बट इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट फिर क्या लूंगा बच्चों? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो इसका आंसर अभी मिलेगा या बाद में? बाद में। आगे क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान देना। 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश गुड्स। अच्छा, पार्टली फिनिश गुड्स मतलब यहाँ पे क्या है? WIP। इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग X कॉस्ट इनका टिल डेट कितना है? 260। यानी इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 260। दिस यूनिट्स कैन बी फिनिश्ड नेक्स्ट ईयर इनकरिंग एडिशनल कॉस्ट 60। मतलब ये क्या होगा? कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। बोलो बराबर है क्या? 60 रुपीज क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। अच्छा बच्चे बताओ, ये 60 260 में ऐड होगा या NRV से लेस होगा? NRV से लेस। 60 को अपन क्या करते हैं? फिनिश गुड से NRV से लेस करके फिर कंपेयर करेंगे। यानी इसके लिए भी क्या चाहिए मेरे को? फिनिश गुड्स की NRV चाहिए। तो सबसे रिलेवेंट पॉइंट कौन सा है? थर्ड वाला। ठीक है, देखो ध्यान देना। 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट X एंड टोटल कॉस्ट इनकर्ड कितनी है? 320। यानी इसकी कॉस्ट कितनी हो गई? 320। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना बोला हुआ? देखो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस कितना है? 300। बच्चों कॉस्ट और NRV किस पे वैल्यू करूंगा? विच एवर इज लोअर। यानी यहाँ पे 1500 यूनिट जो है उसको किस पे वैल्यू करूंगा? कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। मतलब कितने पे वैल्यू करूंगा? 300। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 4,50,000। बच्चों इतना आया क्या? यस। अच्छा, अब मेरे को बताओ NRV फॉर WIP। अच्छा, NRV फॉर फिनिश गुड्स कितना था? 300। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। बोलो बराबर है क्या? यस, क्या माइनस करना पड़ेगा? एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन कितना था? 60 रुपीज। तो कितना बचेगा? 240। तो NRV फॉर WIP कितना है? 240। अच्छा, कॉस्ट ऑफ WIP कितना है? 260। किस पे वैल्यू करो? 260 या 240? 240। क्यों 240? क्योंकि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। इसकी NRV आई 240, कॉस्ट आया 260। तो NRV पे वैल्यू करूंगा। देयरफॉर कितने यूनिट्स थे? 600 थे क्या? 500 इंटू 240 कितना हो जाएगा? 1,20,000। बच्चों 240 क्यों लिया? क्या समझा? ये हो गई NRV फॉर WIP। कॉस्ट ऑफ WIP 260 था, दोनों का लोअर क्या आ जाएगा? 240। इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर दिया? 240 से। समझा गया बच्चों? पक्का? ठीक है, थर्ड सिनारियो क्या लूंगा अब? रॉ मटेरियल। कितने यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल थे? 600 यूनिट से। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? रिप्लेसमेंट कॉस्ट से। क्यों बच्चों रिप्लेसमेंट कॉस्ट से? क्योंकि फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट। बोलो बराबर है क्या? फिनिश गुड्स की कॉस्ट कितनी है? देखो
320. बिग कितने पर आए? 300. इफ फिनिश गुड्स आर सोल्ड बिलो कॉस्ट देन रॉ मटेरियल विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितना है बताओ? 90 रुपीज. तो कितने पे वैल्यू करूंगा रॉ मटेरियल? 90 रुपीज. कितने पे आ जाएगा बताओ? 600 इंटू 90 कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? 54,000. बोलो करेक्ट है क्या? यस. बट इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं. पहले लिखना पड़ेगा थ्योरी, फिर लिखना पड़ेगा कंक्लूजन, फिर बनाना पड़ेगा टेबल. तो इतना आसान होने वाला है क्या? नहीं. ठीक है, पहले थ्योरी लिखना स्टार्ट करेंगे. तो नोटबुक में हेडिंग दो. क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? ये 9. 4 मार्क को या 5 मार्क को? चलो लिखो. एज पर AS2. जब भी एस का नाम लिखेंगे ना तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना कि एस का नाम क्या है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज. कॉमा finished goods and work in progress. Finished goods and work in progress will be valued at cost or net realizable value, whichever is lower. Full stop. Next line. However, however, for raw material, we have to check about finished goods. Full stop. If finished goods, if finished goods are sold at or above cost, if finished goods are sold at or above cost, then raw material will be valued at cost. Full stop. If finished goods
are sold below cost, then raw material will be valued at replacement cost. लिख दिए. Next line heading this in the given question. First point, 600 units of raw material A will be 600 units of raw material A will be valued at replacement cost, will be valued at replacement cost, that is rupees 90, that is rupees 90 as finished goods, as finished goods are sold below cost. Point number 2, NRV for, लिखो बच्चों, NRV for partly finished goods will be rupees 240. ब्रैकेट में लिखो कैसे आया, 300 माइनस 60 full stop. Hence, partly finished goods will be valued at rupees 240. Rupees 240, which is lower of cost और NRV, which is lower of cost. अच्छा, cost के ब्रैकेट में लिख देना, cost कितना था 260 और NRV के ब्रैकेट में लिख देना 240. थर्ड पॉइंट, $1,500 units of product X will be valued at NRV, that is rupees 300, comma lower of cost. कॉस्ट के ब्रैकेट में लिख देना कितना था कॉस्ट 320 और NRV 300. लिखे यहां तक. इसके बाद बनाओ एक टेबल, कैलकुलेशन ऑफ
वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। हाँ, टेबल में शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते, थ्योरी में नहीं। चलो इस तरीके का टेबल बनाओ। क्या क्या था देखो यहाँ पे, सबसे पहले था रॉ मटेरियल ए। कितने यूनिट थे रॉ मटेरियल ए के? 600 यूनिट थे। कॉस्ट थी 120, एनआरवी थी 90। अच्छा यहाँ पे लिखना यूनिट्स इनटू लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। कितना आ जाएगा बताओ? 600 इंटू 90 कितना आ गया? 54,000। उसके बाद क्या था? पार्टली फिनिश्ड गुड्स। कितना आ जाएगा बच्चों? 500 यूनिट। इसकी कॉस्ट थी 260, 240, तो 500 इंटू 240 कितना आएगा आपका? 500 इंटू 40 1,20,000। चलो नेक्स्ट क्या है? कितने यूनिट्स? क्वांटिटी, सॉरी, कॉस्ट 320, 300, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? कितना आ जाएगा? 4,50,000। तो कितना हो गया टोटल? 6,24,000। चलो इस तरीके से एएस का क्वेश्चन आता है तो फुल फ्लेज लिखना पड़ेगा रिटर्न क्वेश्चन। पहले क्या लिख के आएंगे? एएस का नाम, नंबर, फिर थ्योरी, फिर उसको रिलेट करेंगे क्वेश्चन से, फिर प्रेजेंट करेंगे आंसर। यानी यहाँ पे सीधा सीधा है क्या? पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, घुमा फिरा के लिखना पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं चलेगा। 4 से 5 मार्क ये क्वेश्चन आया तो 4 से 5 मार्क के लिए आएगा, और आया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो जमा क्या क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो तो सही। Not every question is doing by writing in the intermediate. Grow up guys, grow up। ऐसा एक्चुअली तुम देखो, मेरे फाउंडेशन में जब मैं तुमको इंग्लिश में पढ़ाता था और इंटर में जब इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, देयर विल बी लॉट ऑफ डिफरेंस। ठीक है, फाउंडेशन जैसे
तुम भी फाउंडेशन से इंटर में आने के बाद तुम्हारे अभी थोड़े चेंजेस हुए। वैसे मैं भी जब फाउंडेशन से इंटर में पढ़ाने आता ना तो मेरी भी मैच्योरिटी बढ़ जाती है ऐसा। सो इवन आई कैन स्पीक इन द इंग्लिश इन वेरी वेल मैनर। ओके, सो डोंट डाउट ऑन दैट एंड रीड द क्वेश्चन। I know you will be shocked, but it's okay. It is the part of process. चलो, डन। देखो इंटरमीडिएट के क्वेश्चन है ना, क्यों मेरे को पसंद आते हैं पता है? ये लोग तुमको वही पूछेंगे जो तुमको रियल लाइफ में करना है। ठीक है, रियल लाइफ में अपन क्या देते लोगों को? एडवाइस। इंटरमीडिएट के भी क्वेश्चन में क्या पूछेगा? एडवाइस व्हाट इज करेक्ट। मतलब यहाँ पे तुमको पूछ रहे हैं बताओ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, रियल लाइफ में भी क्लाइंट को तुमको क्या देनी पड़ेगी? एडवाइस। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेंट कंपनी है। ठीक है, तुम देखो एक्सेंट कंपनी है, कंपनी जो भी क्वेश्चन में रहेगी एक्सेंट कंपनी गलत ही बोलेगी, है ना? तो देखो एक्सेंट कंपनी का क्या कहना था, एक्सेंट कंपनी लिमिटेड परचेज द गुड्स कॉस्ट ₹40 लाख। कितने के गुड्स खरीदे? 40 लाख। टिल मार्च 70% ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड, 75% वॉज स्टॉक सोल्ड। 40 लाख में से 75 बिक गया तो कितना बाकी है? 25% बाकी है। अरे बोलो कितने टक्के बाकी है? 25%, 25%। तो कितना का बाकी है? 10 लाख के कॉस्ट का गुड्स बाकी है। द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लाख and the commission is 10% on sale is payable to the agent. Advise what is the correct valuation of storing stock, cost और NRV। 11 और 10 क्या लूंगा बच्चों? सबसे पहले 11 लाख NRV है क्या? नहीं है। एग्जाम में तुम यही गड़बड़ करके आएंगे। 11 लाख इज नॉट द NRV। मेरे को कमीशन भी माइनस करना पड़ेगा फिर कंपेयर करूंगा। अब देखो अगर इसमें से कमीशन माइनस कर दूं तो देखो कितने का था सेल वैल्यू? कितना था? 11 लाख। इसमें से लेस क्या करूंगा? कमीशन। कितना परसेंट था कमीशन? 10%। 11 लाख के 10% कमीशन कितना जाएगा? 1.1 लाख। तो कितना बचेगा? 9,90,000। इतना बचा क्या बच्चों? यस। अब चेक करना पड़ेगा कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। NRV कितनी है? 9,90,000 बरोबर है। अच्छा बच्चों कॉस्ट कितना है? 10 लाख। तो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर क्या आया? NRV। यानी कितने में वैल्यू करूंगा? 9,90,000। तो देखो यहाँ पे इनका भी आंसर कितना आ गया? The stock should be valued at 9,90,000। लिख के करने की जरूरत है क्या? इजी है। देखो इन केस कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री 10 लाख लेकिन नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी आई बच्चों? 9,90,000। तो अपन कैसे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। यानी वैल्यू कितने पे करूंगा? 90,000 पे। इन्होंने भी S2 के बारे में लिखा छोटा सा, फिर इसके बाद आंसर प्रेजेंट किया। बोलो बराबर है क्या? यस। अच्छा चलो ये क्वेश्चन है तुम्हारे फाउंडेशन का। ठीक है, द कंपनी डील्स इन द 3 प्रोडक्ट A, B, C नाइदर सिमिलर नॉट इंटरचेंजेबल एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग अमाउंट। हिस्टोरिकल कॉस्ट और NRV गिवन है। A, B, C 3 आइटम है। कॉस्ट का टोटल करो 40, 32, 16 कितना आएगा? करो अक्का 40, 32, 16 80। अच्छा ठीक है ना, बोलो तो सही। यहाँ पे NRV कितना आ रहा? 2। अरे बोलो तो सही। यहाँ पे कितना आ रहा? कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर। 84 पे स्टॉक वैल्यूएशन करो बच्चों। कॉस्ट और NRV कैसे देखते हैं अपन? आइटम बाय आइटम बेसिस। टोटालिटी पे NRV निकाल सकता क्या? नहीं। बताया भी है हर आइटम की अलग NRV देखनी पड़ेगी। बोलो बराबर है क्या? यस। 40, 28 लोअर क्या आएगा? 28। 32, 32 लोअर क्या आएगा? 32। 16, 24 लोअर क्या आएगा? 16। 28, 32, 16 कितना हो जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा?
76, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कितना आएगा 76, वही बोला हुआ है. As per AS to valuation of inventory, inventory should be valued at cost or NRV whichever is lower. Inventory should be written down to the NRV on item by item basis. ये आना बहुत जरूरी है क्या? ये लाइन लिख के आना है. ये लाइन लिखोगे और अंडरलाइन कर देना ऐसा. एग्जामिनर देख के खुश. 5 में से 5 देगा. समझ आ रहा है क्या बच्चों? बोलो रे. यस. कितना आया? 76. अपना भी कितना आंसर आया बच्चों? 76 ही आया क्या? यस. ठीक है. ऐसा एक क्वेश्चन नोट्स में भी है. देखो, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर. जब भी चेक करूंगा कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर, कैसे देखूंगा? आइटम बाय आइटम बेसिस. अब देखो 50 45 लोअर क्या है 45, 20 24 लोअर क्या है 20, तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री कितनी रहेगी 65,000. यहां पे लिख दो therefore value of inventory, therefore value of inventory will be rupees 65,000 under brackets followed item by item basis. For 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 inventory valuation. Followed item by item basis for inventory valuation. क्या हो गया तुम्हारे इंग्लिश को? बरोबर है ना? सेंटेंस बरोबर है ना? इसी के साथ आज का दिन समाप्त करते हैं. लेट्स एंड फॉर द डे. ठीक है.